नमस्कार। तो हर साल बजट से ठीक पहले ना सरकार एक बहुत भारी दस्तावेज निकालती है, जी। आर्थिक सर्वेक्षण। ज्यादातर लोगों के लिए तो ये बस आंकड़ों और ग्राफ्स का एक बोरिंग बंडल होता है मंजूर होता है। जिसे देखकर ही नींद आने लगती है। अधिका लेकिन असल में ये भारत की इकोनॉमी का एक तरह से एमआरआई है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि सेहत कैसी है, बल्कि ये भी कि भविष्य में कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और इलाज क्या होना चाहिए। और आज हमारा मिशन इसी जटिल दस्तावेज आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को सबके लिए डिकोड करना है। और ये सर्वे डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, जो सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, उनकी टीम ने तैयार किया है। तो इसे आप सरकार का ऑफिशियल डायग्नोसिस भी कह सकते हैं। और आज हम इसी डायग्नोसिस के सबसे जरूरी हिस्सों पर बात करेंगे, हेडलाइन नंबर से लेकर एआई और भारत के ग्लोबल प्लान्स तक। तो चलिए इस रिपोर्ट को दर परत नहीं बल्कि एक दिलचस्प कहानी की तरह समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमें इस दस्तावेज की परवाह क्यों करनी चाहिए। ये सिर्फ एक सरकारी रिपोर्ट से ज्यादा कैसे है? देखिए, इसकी अहमियत ना आप तीन लेवल्स पर समझ सकते हैं। पहला तो ये पिछले साल का रिपोर्ट कार्ड है, हमने क्या टारगेट सेट किए थे और कहां तक पहुंचे। ओके। दूसरा, ये आज का एक्सरे है, मतलब इकोनॉमी की नस नस में क्या चल रहा है, कहां ताकत है और कहां ब्लॉकेज। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, ये भविष्य का एक सिग्नल है। ये दिलचस्प है कि आप इसे सिग्नल कह रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर लोग इसे सिर्फ पिछले साल के रिपोर्ट कार्ड की तरह देखते हैं, पर आप कह रहे हैं कि इसका असली महत्व भविष्य के इशारों में है। बिल्कुल। रिपोर्ट कार्ड तो पहला चैप्टर है, असली कहानी तो उसके बाद शुरू होती है, जहां सरकार अर्थव्यवस्था की चुनौतियों और अवसरों पर अपना अपना नजरिया रखती है। ये एक तरह का पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो आने वाले साल की दिशा तय करता है। ठीक है, तो इस कहानी को समझने के लिए पहले जरा जूम आउट करके दुनिया के स्टेज को देखते हैं, क्योंकि कोई भी देश अकेले तो काम नहीं करता। ग्लोबल सीन के मुकाबले भारत कहाँ खड़ा है? यहाँ सर्वे आईएमएफ के आंकड़ों का हवाला देता है और तस्वीर मतलब काफी दिलचस्प है। 2026 के लिए दुनिया की औसत ग्रोथ का अनुमान सिर्फ 3.3% है, पर असली कहानी इसके अंदर छिपी है। जो अमीर देश हैं, यानी विकसित अर्थव्यवस्था हैं, उनकी ग्रोथ का अनुमान तो सिर्फ 1.8% है। मतलब दुनिया का इंजन, खासकर अमीर देशों वाला, काफी सुस्त चल रहा है। एक तरह का लो ग्रोथ ट्रैप है। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, और इसके पीछे वजह भी मतलब साफ है। रूस यूक्रेन युद्ध का असर अब तक है, मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ है, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन बार बार टूट रही है। और इन सबके ऊपर चीन की अर्थव्यवस्था भी हाँप रही है, जो दशकों से दुनिया का ग्रोथ इंजन हुआ करती थी। तो ऐसे मुश्किल माहौल में भारत की कहानी क्या है? इसी माहौल की वजह से भारत की कहानी और भी ज्यादा चमकती है। सर्वे कहता है कि इन तमाम वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत ना सिर्फ स्थिर है, बल्कि तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो एक ब्राइट स्पॉट वाली बात है। चलिए, तो अब इस ब्राइट स्पॉट पे जूम इन करते हैं। सबसे बड़ा हेडलाइन नंबर, भारत की जीडीपी ग्रोथ। सर्वे का इस पर क्या कहना है? सर्वे के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.4% है। ये आंकड़ा बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये हमें दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था का टैग दिलाता है। 7.4%, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने देखा कि सर्वे में जीवीए ग्रोथ का भी काफी जिक्र है, जो 7.3% है। जो लोग इकोनॉमिस्ट नहीं हैं, उनके लिए ये जीडीपी और जीवीए का चक्कर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। इनमें असल फर्क क्या है और जीवीए पर इतना जोर क्यों? ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि जीवीए हमें इकोनॉमी की ज्यादा असली तस्वीर दिखाता है। हाँ। एक एक पिज्जा की मिसाल से समझते हैं। अच्छा। मान लीजिए, एक पिज्जा बनाने की असल लागत, यानी रेस्टोरेंट की जो कमाई है, वो 100 रुपए है। ठीक है। ये हुआ जीवीए, यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, यानी प्रोडक्ट या सर्विस की असली कीमत। एग्जैक्टली। अब जब आप वो पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो सरकार उस पर टैक्स लगाती है, मान लीजिए 10 रुपए। और अगर सरकार ने रेस्टोरेंट को कोई सब्सिडी दी है, मान लीजिए 5 रुपए की, हाँ। तो वो घट जाएगी। तो आपको जो फाइनल बिल मिला वो हुआ 100 + 10 - 5 = 105 रुपीज। ये 105 रुपए जीडीपी है। अच्छा, तो जीवीए हमें बिना टैक्स और सब्सिडी के शोर शराबे के ये बताता है कि असल में कितनी वैल्यू पैदा हो रही है। ये तो एक ज्यादा साफ आईना हुआ। बिल्कुल। इसीलिए जब हम सेक्टर वाइज ग्रोथ देखते हैं, तो जीवीए हमें बेहतर अंदाजा देता है कि कौन सा सेक्टर जमीन पर कितना काम कर रहा है। तो अगर जीवीए हमारा लेंस है, तो चलिए जूम इन करके देखते हैं। इकोनॉमी के जो 3 बड़े हिस्से हैं, खेत, फैक्ट्री और ऑफिस, वहां जमीनी हकीकत क्या है? शुरुआत खेतों से करते हैं, यानी एग्रीकल्चर से। कृषि क्षेत्र में अनुमानित जीवीए वृद्धि 3.1% है। इसे एक स्थिर ग्रोथ कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन सर्वे यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी देता है। क्लाइमेट चेंज, अनियमित मॉनसून और मौसम में जो बदलाव आ रहे हैं, वो कृषि के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। मतलब ग्रोथ तो है, लेकिन भविष्य को लेकर एक चिंता भी साथ में है। अब बात करते हैं फैक्ट्रियों की, यानी उद्योग
और खासकर मैन्युफैक्चरिंग की। मेक इन इंडिया का काफी शोर है। जमीन पर क्या दिख रहा है? यहाँ तस्वीर काफी मजबूत है। कुल औद्योगिक वृद्धि 6.2% है, लेकिन इसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी ग्रोथ 7% अनुमानित है। ये कृषि से दोगुनी से भी ज्यादा है। 7%? ये तो एक बड़ा जंप है। क्या सर्वे बताता है कि ये क्यों हो रहा है? हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प कनेक्शन है। सर्वे इसका श्रेय मेक इन इंडिया और PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को देता है। लेकिन एक और बड़ा हीरो है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त खर्च। अच्छा। बेहतर सड़कें और पोर्ट्स का मतलब है कि फैक्ट्री से सामान आसानी से मार्केट तक पहुंच रहा है। ये चीजें मिलकर मैन्युफैक्चरिंग को ताकत दे रही हैं। और अब आते हैं इकोनॉमी के उस घोड़े पर जो हमेशा सबसे तेज दौड़ता है, हमारा सर्विस सेक्टर यानी ऑफिस वाले। ये हमारा स्टार परफॉर्मर है। सर्विस सेक्टर की विकास दर 9.1% अनुमानित है। 9% से भी ज्यादा। हाँ, IT सर्विसेज, बैंकिंग, फाइनेंस, टूरिज्म, ये सब मिलकर इकोनॉमी को खींच रहे हैं। ये भारत की ग्लोबल इकोनॉमी में एक यूनिक सुपर पावर है। तो तस्वीर साफ है। सर्विस सेक्टर रॉकेट की तरह उड़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग मजबूती से बढ़ रही है और कृषि स्थिर है। लेकिन ये पूरी गाड़ी चल कैसे रही है? इसे चला कौन रहा है? हम और आप यानी कंज्यूमर या फिर सरकार? यहाँ इकोनॉमी के दो इंजन काम कर रहे हैं। पहला इंजन है प्राइवेट कंजम्पशन, यानी हम और आप जो खर्च करते हैं। ये GDP का लगभग 57.7% है, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा है। मतलब लोगों का खर्च करने का भरोसा बना हुआ है। बिल्कुल। और दूसरा इंजन, और जिस पर सर्वे ने सबसे ज्यादा जोर दिया है, वो है सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे शॉर्ट में कैपेक्स कहते हैं। ये कुल सरकारी खर्च का 30.6% है, जो कि एक रिकॉर्ड स्तर है। कैपेक्स, इसे जरा आसान भाषा में समझाएं। ये इतना जरूरी क्यों है? कैपेक्स वो पैसा है जो सरकार, आप कह सकते हैं कि आज के खर्च के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के लिए संपत्ति बनाने में लगाती है। जैसे नई सड़कें, पुल, रेलवे लाइन, पोर्ट्स बनाना। अच्छा। ये वो निवेश है जो आज किया जाता है, लेकिन उसका फायदा सालों तक मिलता है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी खींच कर लाता है। अच्छा, तो ये ग्रोथ थ्रू कैपिटल फॉर्मेशन वाली स्ट्रैटेजी है। मतलब आज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ ताकि कल का विकास और तेज हो सके। इसका कोई ठोस उदाहरण है सर्वे में? बिल्कुल। सर्वे बताता है कि राष्ट्रीय राजमार्गों यानी नेशनल हाईवेज के निर्माण में 2014 के बाद से 60% की वृद्धि हुई है। ये दिखाता है कि सरकार का फोकस सिर्फ आज की जरूरतों पर नहीं, बल्कि कल के भारत की नींव रखने पर है। ओके, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की तस्वीर तो काफी अच्छी लग रही है। जीडीपी बढ़ रही है, सरकार निवेश कर रही है। लेकिन एक सवाल जो हमेशा उठता है वो ये है कि इस ग्रोथ का असर आम आदमी पर क्या पड़ रहा है? सामाजिक मोर्चे पर क्या स्थिति है? सर्वे इस पर भी कुछ आंकड़े देता है। जैसे जल जीवन मिशन के तहत 15.76 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचाया गया है। रोजगार की बात करें तो 2025 की तीसरी तिमाही में बेरोजगारी दर 4.9% बताई गई है, जो पहले से कम है। ये आंकड़े तो ठीक हैं, लेकिन किसी भी देश की लॉन्ग टर्म ग्रोथ उसके लोगों की सेहत और शिक्षा पर निर्भर करती है। इस पर सर्वे क्या कहता है? और यहाँ सर्वे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सच्ची बात कहता है। आंकड़ों के मुताबिक शिक्षा पर GDP का 2.7% और स्वास्थ्य पर 1.8% खर्च हो रहा है। एक मिनट, ये नंबर तो मतलब काफी कम नहीं लगते, खासकर हमारे जैसे देश के लिए जिसकी इतनी बड़ी युवा आबादी हो। एग्जैक्टली। और सर्वे इस बात को छिपाता नहीं है। इन आंकड़ों को देने के बाद रिपोर्ट साफ तौर पर कहती है कि भारत को ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी मानव पूंजी में निवेश को प्राथमिकता के साथ बढ़ाने की जरूरत है। अच्छा। ये एक तरह से सर्वे का खुद का सेल्फ असेसमेंट है कि अच्छी ग्रोथ के बावजूद इस एरिया में अभी बहुत काम करना बाकी है। तो ये एक तरह की चेतावनी भी है कि अगर हमने अपने लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज्यादा निवेश नहीं किया तो ये ग्रोथ की कहानी कहीं अटक सकती है। अब एक और जरूरी मुद्दे पर आते हैं जो सीधे हमारी जेब पर असर डालता है, महंगाई। यहाँ खबर अच्छी है। सर्वे के अनुसार दिसंबर 2025 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI पर आधारित महंगाई दर 1.7% थी। ये तो RBI के कंफर्ट जोन के अंदर है। बिल्कुल। और इसके साथ ही बैंकिंग सेक्टर भी काफी मजबूत दिख रहा है। बैंकिंग सेक्टर की मजबूती का क्या मतलब है? इसका सबसे बड़ा इंडिकेटर है NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये वो लोन है जिनके वापस आने की उम्मीद कम होती है। ये घटकर सिर्फ 2.2% रह गया है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए, अगर बैंक एक डॉक्टर है तो NPA उसके बीमार मरीज हैं। जितने कम मरीज, डॉक्टर उतना ही स्वस्थ। इसका मतलब है हमारे बैंक अब लोन देने और इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं। ओके, तो नंबर्स अच्छे हैं, इकोनॉमी स्टेबल है, ये तो हुई आज की बात। लेकिन मुझे सर्वे के उस हिस्से में सबसे ज्यादा दिलचस्पी है जहां वो क्या कहते हैं, भविष्य देखने की कोशिश करता है। AI, डेटा, ग्लोबल सप्लाई चेन, यहाँ भारत के लिए क्या बड़ा आइडिया छिपा है?
ये सर्वे का सबसे दिलचस्प और भविष्योन्मुखी हिस्सा है। सर्वे ये स्वीकार करता है कि भारत के पास अभी दुनिया के सिर्फ 3% डेटा सेंटर्स हैं, जो हमारे डिजिटल इकोनॉमी के साइज के हिसाब से बहुत कम है। सिर्फ 3%? हाँ, रिपोर्ट साफ कहती है कि अगला बड़ा ग्रोथ जंप एआई, डेटा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से आएगा, और हमें इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो ये सिर्फ आज की ग्रोथ की बात नहीं, बल्कि अगले दशक की तैयारी की बात है। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा सर्वे का अंतिम रणनीतिक संदेश है, जो मेरे हिसाब से सबसे शक्तिशाली है। सर्वे में एक विजन रखा गया है कि भारत का लक्ष्य सिर्फ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट बनना नहीं होना चाहिए। यानी सिर्फ वो चीजें बनाना नहीं जो हम अभी बाहर से मंगाते। सही पकड़ें। उससे एक कदम आगे बढ़कर भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का अनिवार्य हिस्सा बनना होगा। इसे थोड़ा और आसान करेंगे? इसका मतलब क्या है, अनिवार्य हिस्सा? इसका मतलब ये है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जब कोई प्रोडक्ट बनाएं, चाहे वो आईफोन हो या कोई कार, तो वो भारत के बिना उसे बना ही ना पाए। भारत उस चेन की एक ऐसी जरूरी कड़ी बन जाए जिसे हटाया नहीं जा सकता। अच्छा। चिप डिजाइनिंग से लेकर फाइनल असेंबली तक किसी न किसी स्टेज पर भारत का एक जरूरी रोल हो। वाह, ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये सिर्फ आत्मनिर्भर भारत नहीं है, ये दुनिया निर्भर भारत बनाने की बात है। मतलब दुनिया हम पे निर्भर हो। यही इसका निचोड़ है। ये सिर्फ डिफेंसिव खेलना नहीं है, बल्कि अटैकिंग गेम खेलने की स्ट्रेटजी है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 एक ऐसी अर्थव्यवस्था की तस्वीर पेश करता है जो आत्मविश्वास से भरी है। 7.5% की ग्रोथ रेट है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर जमकर पैसा लगा रही है, महंगाई काबू में है और भविष्य के लिए एआई और ग्लोबल सप्लाई चेन जैसे बड़े सपने हैं। हाँ, तस्वीर निश्चित रूप से आशावादी है, नींव मजबूत दिखती है, लेकिन जैसा हमने बात की, सर्वे खुद उन चुनौतियों को भी रेखांकित करता है जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट, इन पर निवेश किए बिना हम अपनी युवा आबादी का पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे और ना ही ग्लोबल सप्लाई चेन का वो अनिवार्य हिस्सा बन पाएंगे। और मैं अंत में एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगी। सर्वे में ग्लोबल सप्लाई चेन का अनिवार्य हिस्सा बनने की जो महत्वाकांक्षा रखी गई है, वो सोचने पर मजबूर करती है। ये सिर्फ सरकार या बड़ी कंपनियों का काम नहीं है। इस बड़े लक्ष्य को ज़मीनी हकीकत में बदलने के लिए एक नागरिक, एक छात्र या एक छोटे कारोबारी के तौर पर हमें अपने अंदर कौन से नए स्किल्स डेवलप करने होंगे और अपनी सोच में क्या बदलाव लाने होंगे, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना ज़रूरी है।